Hello everyone. Today I'll discuss with you the requirements and preparations you have to do to fulfill your study abroad dream. नमस्ते। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को किसी अब्रोड कंट्री में पूरा करने के लिए, तो आपका एकेडमिक्स, आपका जो इंग्लिश टेस्ट स्कोर का रिजल्ट, आपके स्पॉन्सर्स के फाइनेंशियल्स, ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जो वहाँ का एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, यू हैव टू फुलफिल ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स विद योर प्रोफाइल, वेदर इट्स योर एकेडमिक प्रोफाइल और द फाइनेंशियल प्रोफाइल योर स्पॉन्सर्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि एकेडमिक्स हैं तो आप अपने एकेडमिक्स को लेकर सेल्फ असेसमेंट कर पाए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है। दूसरा मकसद क्या है कि आपने अपने एकेडमिक्स देख लिए, इसके साथ साथ जो आपकी स्टडी की जो ट्यूशन फी है, उसके साथ साथ जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस की जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंसेस हैं, वो आपके जो भी टोटल एक्सपेंसेस आपके स्पॉन्सर्स या आप अगर कोई एजुकेशन लोन लेते हैं तो वो कवर अप हो पाए, और वो कवर अप हो सकते हैं या नहीं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू असेस ऑल दीज थिंग्स ऑन योर ओन। किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने से पहले you will be able to assess your profile academically and financials wise for your sponsors and your current situations with your family and country. Let's move further in this video. मैं दोनों लैंग्वेज में बात करूंगा, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, इसमें मोस्टली क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी 12th के एग्जाम्स जिनके क्लियर हुए हैं, जैसे सीबीएसई का भी बोर्ड आ गया है, मोस्ट ऑफ द स्टेट बोर्ड्स हैव अनाउंस देयर 12th एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं, मोर ओवर जो बैचलर्स इंडिया में कर चुके हैं, दे आर प्लानिंग टू मूव अब्रॉड फॉर परसुइंग देयर पीजी प्रोग्राम और मास्टर प्रोग्राम्स, उनके लिए स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपका एकेडमिक्स, आपने खुद असेसमेंट करनी है कि आपका एकेडमिक्स कहां पर स्टैंड करता है और वेदर यू आर एलिजिबल और यू शुड गो अब्रॉड फॉर परसुइंग स्टडी और नॉट। ये डिसीजन मेकिंग भी आप कर पाओगे। तो एकेडमिक्स में क्या देखना है आपने कि आपका अगर 12th स्टैंडर्ड है, मैं 12th का पहले मैं बात करता हूं कि 12th पास आउट हुआ और आपने अंडर ग्रेड्स का कोई डिग्री या डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री प्रोग्राम करने अब्रॉड कंट्री में जाना है, तो उसके लिए आपने क्या क्या देखना है। सबसे पहले आपने देखना है कि कौन से बोर्ड से आपने 12th एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो सीबीएसई बोर्ड है, इसका जो वेटेज है एज कंपेयर टू अदर स्टेट बोर्ड्स, जैसे मैं हरियाणा या पंजाब या उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश के बच्चों की, स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। मोस्टली मैं नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स को ही टारगेट कर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से आपने 12th एग्जामिनेशंस दिए हैं और पास आउट हुए हो, वेदर आपके जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स थे, चाहे वो आर्ट्स थे, कॉमर्स थे या साइंस, मेडिकल या नॉन मेडिकल थे, लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको वेटेज ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू इफ यू हैव पास योर 12th एग्जामिनेशंस फ्रॉम अ स्टेट बोर्ड। तो पहला तो असेसमेंट के लिए आपका ये बेंचमार्क हो गया। सेकेंड थिंग क्या है कि आपके पास सब्जेक्ट्स क्या थे। अगर आपके पास सपोज करो कि 12th में आर्ट्स के सब्जेक्ट्स थे और आर्ट्स में
जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स थे आपके, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट्स थे, तो आपका चांसेस कम है कि आपको अब्रॉड में किसी अच्छे करियर स्टडी में कोई प्रोग्राम आपका शॉर्टलिस्ट, आपका प्रोफाइल हो जाए और वीज़ा लग जाए। तो आपने ये देखना है कि आपके अगर आर्ट्स में कोई टेक्निकल सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स है या इकोनॉमिक्स है, तो आपके लिए अच्छी वेटेज है। आप कोई बिजनेस स्टडीज़ या कोई मैथ्स को टूल्स लेके, आप अगर बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि आईटी प्रोफेशन में भी आप जा सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें कि आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई आर्ट्स में टेक्निकल सब्जेक्ट है, दैट इज गुड फॉर यू। एंड अगर आपके पास 12th में कॉमर्स थी या साइंस बैकग्राउंड से, मेडिकल या नॉन मेडिकल है, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉमर्स अगर बैकग्राउंड है, आप अकाउंट्स भी पढ़ चुके हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो, तो आपके पास फाइनेंशियल स्टडीज़ को फर्दर पढ़ने के लिए, चाहे अंडर ग्रेड्स की कोई डिप्लोमा या डिग्री करने जा रहे हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास नॉन मेडिकल है जिसमें आपने पीसीएम पढ़ा हुआ है, तो आपके पास n नंबर ऑफ कोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू फॉर योर अंडर ग्रेड्स, डिप्लोमा और डिग्री, और डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री इन सो मेनी कंट्रीज। उसके बाद बात आती है कि जो आपके मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट हैं उसमें आपका परसेंटेज क्या है, आपका जीपीए क्या है, राइट। तो अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, सपोज करो कि आपका 70-80% से अबव है, देन इट्स गुड, क्योंकि स्टडी अब्रोड की जो फाइल्स लग रही हैं बहुत ज़्यादा लग रही हैं। पिछले अगर 4-5 ईयर्स का अगर हम डेटा देखें, तो डे बाय डे जो ट्रेंड है वो बढ़ता ही जा रहा है। स्टडी जो अब्रोड स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। तो उसमें बहुत सारी फाइल्स लगती भी हैं, रिजेक्ट भी होती हैं, रिजेक्शन का रीज़न भी सामने आते हैं, और कई बार ये रीज़न भी आते हैं कि जो आपकी स्टडी है वो कंपैटिबल नहीं है, या आपका कॉलेज में ही एडमिशन नहीं हो पाया, कॉलेज का फाइनल लेटर नहीं मिल पाया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आपकी जीडी क्लियर नहीं हो पाई, आपकी जो जीएस रिक्वायरमेंट है अभी जो लेटेस्ट चली हुई है, जनरल स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वही पूरी फुलफिल नहीं हो पाई, और उस वजह से आपका एडमिशन ही नहीं हो पाया। तो उसमें क्या होता है, आपकी परसेंटेज ही नहीं होती है। तो आपकी अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए। आई वुड से कि आपका एटलीस्ट 60-65 से अबव आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, ताकि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो डायरेक्टली लिंक है किसी यूनिवर्सिटी से, उसमें एडमिशन मिल सके। नेक्स्ट क्या आता है एकेडमिक्स में कि ये भी केसेस देखे गए हैं कि वीज़ा रिफ्यूज हुए इस वजह से। अगर आपने स्टेट बोर्ड से अपनी 10th या 12th करी, और वो आपके जो सब्जेक्ट्स थे, वो आपने जो लैंग्वेज थी सब्जेक्ट्स को स्टडी करने की, वो आपकी इंग्लिश नहीं थी, आपकी हिंदी लैंग्वेज थी, बट आपने आईएलटीएस या पीटीई का जो स्कोर लिया वो अच्छा ले लिया, 6 या 6.5 या 7 तक भी ले लिया, तो उस केस में भी कई केसेस में वीज़ा रिफ्यूजल हो जाता है। तो आपने ये देखना है कि आपने जो 12th करी है या 10th भी करी है, तो अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से करी है और इंग्लिश आपका जो लैंग्वेज था सब्जेक्ट्स को पढ़ने का, एग्जाम्स देने का, तो वो आपके लिए अच्छी वेटेज है, रादर देन कि आपने हिंदी लैंग्वेज में कर रखा है या और किसी लैंग्वेज में कर रखा है, तो वो आपको इतनी वेटेज नहीं देगा। तो आप ये अपने असेसमेंट खुद कर सकते हैं, राइट। उसके बाद बात आती है कि अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, कि जैसे आपने अपना चेक किया एकेडमिक्स 12th के बाद कि यस आपका जो बोर्ड है वो सीबीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, लेकिन आपने इंग्लिश में स्टडी किया और अच्छे मार्क्स लिए, अच्छी परसेंटेज ली और सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे लिए, साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो अगर ये सब कुछ ठीक है तो उसके बाद अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स अपने लेनी होती है। बेसिकली जो ट्रांसक्रिप्ट्स जो ये वर्ड लिखा है, बेसिकली ये बैचलर्स वालों को जो पीजी या मास्टर्स करने जा रहे हैं उनके लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अगर 12th के बाद जा रहे हैं तो आपकी जो डिटेल्ड मार्कशीट्स हैं, डीएमसीज हैं, वो अटेस्टेड कॉपीज, नोटराइज्ड कॉपी भी आपकी वीज़ा प्रोसेस एंड कॉलेज शॉर्टलिस्ट प्रोसेस में काम आ जाती है। तो अगर आप बैचलर्स के बाद आप पीजी या मास्टर्स करने जा रहे हैं, उसके लिए भी एकेडमिक्स का आपने सेल्फ असेसमेंट करना है। तो उसको कैसे करेंगे?
आपने बैचलर्स डिग्री करी, कौन सी स्ट्रीम से करी है? लाइक आपने कोई टेक्निकल बीटेक वगैरह बीई वगैरह कर रखी है, या बैचलर्स इन साइंस कर रखी है, बीएससी वगैरह कर रखी है, या बीकॉम कर रखी है, या बीए कर रखी है? किन सब्जेक्ट्स में कर रखी है? जैसे कि बीए आपने कर रखी है, सपोज करो हिस्ट्री में कर रखी है, तो हिस्ट्री में इंडिया में कर रखी है, उसका वैल्यू आप सोच सकते हैं कि अब्रोड कंट्री में अगर आप पीजी या मास्टर्स करने जाते हैं तो आप किन कोर्स में एलिजिबल होंगे? आपके पास बहुत ही कम ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे कोई टेक्निकल सब्जेक्ट में कर रखी है, सपोज करो मैथमेटिक्स में कर रखी है, इकोनॉमिक्स में कर रखी है, या बीकॉम है, बीएससी है, बीटेक है, तो आपके पास n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड n नंबर ऑफ कोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू, राइट? और उसके साथ साथ आपने ये देखना होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी बैचलर्स डिग्री करी है। आपकी अगर जो यूनिवर्सिटी है उसका रैंकिंग अच्छी है, इंडिया की रैंकिंग अच्छी है, तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं आपका स्टडी का प्रोसेस जल्दी से क्लियर होने के लिए, मोर ओवर वीज़ा की सक्सेस में भी, राइट? आपने परसेंटेज भी देखनी है कि कितना परसेंट है। नॉर्मली अगर आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो डायरेक्टली लिंक यूनिवर्सिटी से है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए वगैरह में अगर आपने एडमिशन लेना है, तो अगर आपका बैचलर्स डिग्री में 65 अबव है, तो ये मान के चलो कि आपको बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, अच्छे कोर्स में एडमिशन मिलने के चांसेस है, जिससे कि आपका करियर अच्छा बन सके वहाँ पर, क्योंकि वो स्टडी करने के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होनी चाहिए वहाँ पर। तो आपको अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप डिग्री या पीजी प्रोग्राम कर लेते हैं वहाँ पर, तो आपको आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, विच विल हेल्प यू आउट इन गेटिंग योर पीआर, राइट? तो ये आपने सेल्फ असेसमेंट करके देखना है, और जब ये सारी फुलफिल हो जाए तो आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स, जो डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट्स है, अपनी यूनिवर्सिटी से लेनी है, राइट? जब भी आप स्टडी प्रोग्राम या स्टडी अब्रोड या वीज़ा की जो प्रोसेसिंग स्टार्ट करवाते हैं किसी भी कंसल्टेंट से, ठीक है? तो ये सारा एकेडमिक सेट में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया है कि क्या क्या देखना है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, और आपने क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, एकेडमिक्स की अपनी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कैसे करना है। नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड पॉइंट, which is English test score. I have written on the screen that 6/6.5/7. चाहे आप IELTS के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीटी कर रहे हो, टॉयफल कर रहे हो, या कोई अदर एग्जाम है जो कि आपकी टारगेटेड कंट्री में एक्सेप्टेड है फॉर योर स्टडीज, तो उसमें आपने क्या करना है कि नॉर्मली द स्टूडेंट्स आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग और अचीविंग ओनली 6 ओवरऑल बैंड्स, दैट्स इट. But I would say if you achieve more than 6 bands after your 12th, if you are planning to pursue a program, undergraduate diploma or degree, then you must try for getting at least 6.5 to 7 bands overall, so that you will get more weightage competing with the other students, and you can get chances of having so many kinds of scholarships. अगर आपका एकेडमिक्स बढ़िया है, आपका इंग्लिश का टेस्ट स्कोर अच्छा है, तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल जाता है, सारी प्रोसेस बड़ा इजीली स्मूथ वे में कंप्लीट हो जाती है, और आपका फीस स्ट्रक्चर के लिए आपको कई तरह की स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट? और अगर आप मोर देन 7.5, आई वुड से 8 बैंड तक आपका अगर स्कोर आ गया 12th के बाद, और आपने सीबीएसई बोर्ड से किया हुआ है, साइंस की कोई स्टडीज किया हुआ है, और उसमें भी आपका 85 या 90% के अराउंड आपका स्कोर है, एंड विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ गैप इन योर स्टडीज, तो आपका बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन भी हो सकता है विद बहुत ही अच्छी जो आपको स्कॉलरशिप के साथ आपकी फीस स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे कि बहुत ही कम फी एक्सपेंसेस आपके लगेंगे। तो आप जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी 12th कर रहे हैं, या जो भी
10th में हैं और वो प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्होंने फ्यूचर अपना अब्रोड स्टडी करके अब्रोड ही बनाना है, तो वो मेरी बात को ध्यान से सुने और उनके पेरेंट्स भी ध्यान से सुने। अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो आप अभी से अपने स्टूडेंट्स को पूरा माइंड सेट उसी तरीके से करवाओ, उनकी स्टडीज एकेडमिक्स बड़ा स्ट्रॉन्ग करवाओ, उनकी इंग्लिश के ऊपर 9th 10th से ही वर्क करना शुरू करो। इफ दे पीपल आर पुअर इन इंग्लिश देन आई वुड सजेस्ट कि आप कहीं पर ट्यूशन हेल्प लीजिए, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कराइए, या ऑनलाइन अगर कोई कोचिंग ले सकते हैं वो दीजिए, एंड ट्राई टू स्पीक ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश एटलीस्ट फॉर एन आवर इन अ डे। तो आपके बच्चे की जो इंग्लिश की लैंग्वेज कम्युनिकेशंस की जो स्किल्स हैं दैट गेट अप्रूव्ड, एंड आपको वो हेल्प करेंगी आपका अब्रॉड में स्टडी करियर बनाने के लिए और वहां पर अपना फ्यूचर सेट करने के लिए, राइट। सो सेकंड पॉइंट में इंग्लिश टेस्ट का स्कोर है जो कि बहुत ही मायना रखता है। आपको बहुत ही अच्छे स्कोर को अचीव करना चाहिए और अपनी आप सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके पीटी वगैरह के एग्जाम्स हैं या जो आईएलटीएस के भी प्रिपरेशंस करा रहे हैं इंस्टीट्यूट्स, वो भी एक जो इंटरनल असेसमेंट के एग्जाम्स लेते रहते हैं जिससे कि आपको पता चल जाता है। तो अगर आपका स्कोर का जो आपका अगर आपका बेंचमार्क है, आपका अगर 5.5 या 6 तक भी आ रहा है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको और इम्प्रूव कीजिए। अगर आपका 6 बैंड्स अचीव कर भी लिया है आईएलटीएस का टेस्ट देने के बाद या पीटी में आपने अच्छा स्कोर ले लिया 54, 55 से 56 तक ले लिया है, तो आई वुड से कि आप इसको और इम्प्रूव कीजिए। आप 1-2 महीना और लगाकर और प्रिपरेशंस करके अगर आप 6.5 या 7 तक आप अपने बैंड स्कोर को अचीव कर सकते हैं देन यू मस्ट ट्राई फॉर दैट, कि अगर आपका टेस्ट स्कोर अच्छा होगा तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मोर ओवर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि यहाँ पे 6 पॉइंट्स आ गए बट दे आर नॉट केपेबल टू स्पीक इन इंग्लिश फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, और उन्होंने टेस्ट तो दे दिया लेकिन अभी भी उनका फाउंडेशन जो था वो वीक था, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारी हेजिटेशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि उनकी मेन लैंग्वेज तो इंग्लिश थी नहीं, तो इस वजह से वो इंग्लिश में फ्लुएंटली बात नहीं कर पा रहे हैं 6 बैंड लेने के बाद भी। अब्रॉड जब वो चले जाते हैं वीजा लगने के बाद तो वहां पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है बिकॉज दे आर नॉट केपेबल टू अंडरस्टैंड द एक्सेंट the teachers are using while they are teaching their students. So ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से उभरने के लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने इंग्लिश के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, अपनी जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करें, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टडी गैप्स। कोई ये जरूरी नहीं है कि किसी की स्टडी रेगुलरली चलती रहे विदाउट एनी गैप। समटाइम्स इट हैपन्स कि आपका गैप बन गया आफ्टर 12th के बाद बन गया या ग्रेजुएशन के बाद बन गया। तो गैप्स बनने की कंडीशन में एक तो ये क्राइटेरिया होता है कि 12th के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो कितने साल का गैप एक्सेप्ट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे ने 12th किया हुआ है और इसको हम अब्रॉड भेज देते हैं स्टडी करने के लिए, इसका एलएसपीटी करा देते हैं। बट होता क्या है कि वो 2-3 साल पहले का 12th किया होता है और वो गैप ज्यादा बन जाता है, वो एक्सेप्टेड नहीं होता, वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा होता, तो उनका जो सपना होता है वो टूट जाता है। सो आपको अवेयर रहना है कि आपके 12th के बाद कितने ईयर्स का या कितने मंथ्स का गैप एक्सेप्टेड है और ऐसे बैचलर्स के बाद कितने ईयर्स का गैप एक्सेप्टेड है और उस गैप में आपने क्या किया। क्योंकि जब भी हम स्टडी वीज़ा का प्रोग्राम का एप्लीकेशन लगाते हैं सबसे पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपकी स्टडी की शॉर्टलिस्टिंग के लिए और उसके बाद वीज़ा फाइलिंग जब करते हैं तो उसमें हमें एविडेंस देना होता है कि जो गैप पीरियड था उस गैप पीरियड में आपने क्या किया, दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। तो जो गैप पीरियड में अगर आपने कोई बिजनेस किया है तो बिजनेस अगर आपके नाम से किया, आप कोई सोल प्रोप्राइटर थे या पार्टनरशिप में कोई बिजनेस फॉर्म थी आपकी, तो उसके सारे प्रूफ चाहिए।
आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या आपने कोई जीएसटी नंबर लिया था, या आपने कोई उद्योग उद्यम में रजिस्ट्रेशन कराया था, आपकी जो बैलेंस शीट थी बिजनेस की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए। आपने उस बिजनेस के अकॉर्डिंग आपने कोई इनकम टैक्स रिटर्न्स भरी थी, वो चाहिए। तो ये सारे बिजनेस के प्रूफ्स आपके पास होने चाहिए टू जस्टिफाई योर गैप इन योर स्टडी एंड एक्सपीरियंस, राइट। इसी तरीके से अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब आप थर्ड पार्टी के पास जॉब कर रहे हैं, या कई बार क्या होता है कि आपका कोई फैमिली बिजनेस है, उसमें आपने अपने मदर या फादर के साथ आपने उनका हाथ बटाया, तो एज एन एम्प्लॉय आप वहां पर काम कर रहे थे, तो उनके पास से जो जॉब ऑफर लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर, पे स्लिप्स, आपकी जो सैलरीज आपके अकाउंट्स में आ रही थी, ये सारे एविडेंस आप बनाइए, आप रेडी रखिए, ये आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। और साथ में आपका कोई इनकम प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि आप अपना जो ये गैप पीरियड था उसमें आप जॉब कर रहे थे और इतनी इनकम आपको मिल रही थी और उसके अगेंस्ट आपने इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करी थी, चाहे आपकी नील टैक्स की हो। सपोज कि आप 20,000 पर मंथ आप कहीं से अर्न कर रहे थे मंथली प्राइवेट जॉब से, तो आपको जो 20,000 पर मंथ के हिसाब से आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी थी या नहीं, और उसकी कंप्यूटेशन में वो चीजें मेंशन करी थी क्या नहीं, ये एविडेंस आपको बनाकर रखना है। अगर नहीं है तो बनाकर रख लीजिए, राइट। उसके बाद आपने आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आपने क्या रेडी रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टारगेटेड स्टडी प्रोग्राम और उसका स्कोप। तो जब आप प्लान कर रहे हैं कि मैंने अब्रॉड स्टडी करने जाना है, तो सबसे पहले तो आप यही देखें कि आपकी प्रीवियस स्टडी क्या है। एकेडमिक्स वगैरह सारा आपने देख लिया, इंग्लिश का टेस्ट का आपने देख लिया, उसको अचीव भी कर लिया, स्टडी गैप भी फुलफिल कर लिया। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने किस कंट्री में कौन सी एजुकेशनल प्रोग्राम परस्यू करने जाना है, क्या वो प्रोग्राम आपकी प्रीवियस स्टडी से कंपैटिबल है, क्या वो प्रोग्राम आप जब वो कंप्लीट कर लेंगे, वो कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसा स्कोप दे पाएगा जिससे कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। उस प्रोग्राम को करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो अब्रॉड कंट्री में या आपके इंडिया में, वो आपने रिसर्च करनी है। रिसर्च करने का मैं तरीका भी बता देता हूं। आप गूगल पर जाइए, बहुत सारी जॉब वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर आप वो स्टडी से रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं कि वो स्टडी परस्यू करने के बाद किस किस रैंक की जॉब्स मिलती हैं, किस किस कंपनीज में हैं, उनकी क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं और जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, जेडी एंड जीआरएस बोलते हैं, वो आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और उसके बाद कौन कौन सी कंपनी कितना आपको पे आउट्स देंगी, आपका जो एनुअल सीटीसी पैकेज होगा वो कितना हो सकता है, वो अपने रिसर्च अपने लेवल पर कर सकते हैं। ये सारी रिसर्च आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनता है, जब हम कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना के देते हैं या वीजा फाइलिंग के दौरान भी आपका देते हैं, तो ये उसमें भी काम आता है आपकी रिसर्च कि आपने वो स्टडी प्रोग्राम चूज क्यों किया, क्या उसका स्कोप होगा, उसको उस कोर्स को करने के बाद आपका करियर किस तरह से एम्प्लीफाई होगा। तो ये सारी चीजों का रिसर्च आपने खुद करना है। तो आपने जब ये डिसाइड करना है कि आपने किस कंट्री के किस प्रोविंस या स्टेट में जाना है, किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ना है, कौन सा प्रोग्राम पढ़ना है और उसका स्कोप क्या होगा, ये सारी स्टडी आपने करनी है, राइट। आप अपने लेवल से करो। अगर आप नहीं कर पा रहे, देन यू कैन कॉन्टेक्ट एनी कंसल्टेंट हु इज डीलिंग इन स्टडी वीजा प्रोसेस, तो उनको पता है, तो वो आपको गाइड कर देंगे बेटर वे में, आपके प्रोफाइल की पूरी असेसमेंट करके भी कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको क्या स्टडी प्रोग्राम करना चाहिए, इससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो वो भी गाइड कर सकते हैं। आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे से कंसल्टेशन लेने के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कोई चार्ज नहीं लेते, तो वो भी आप ले सकते हैं।
राइट। तो टारगेटेड स्टडी एंड इसका स्कोप ये आपने बहुत अच्छे से एनालिसिस रिसर्च करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज की फंड्स की रिक्वायरमेंट एंड सपोर्ट। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स और बच्चे सोच लेते हैं कि हमने स्टडी अब्रॉड करने जाना है, उनका आईएसपीडी का भी स्कोर अच्छा आ गया, गैप भी नहीं था, स्टडी प्रोग्राम भी उन्होंने चूज कर लिया कि हमने ये स्टडी करनी है, बहुत अच्छे एकेडमिक्स के साथ ही उनका स्टडी में हो भी सकता है, राइट, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो उनके पास फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम की जो ट्यूशन फीस है, लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो कवर अप करने के लिए उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट उनके स्पॉन्सर्स के पास अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। फिर वो कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, जो कि एक वर्ड होता है कि पैकेज कर लो। मैं टोटली अगेंस्ट इस पैकेज के सिस्टम के कि आप पैकेज कर लो जी, हमारे फंड्स दिखा दो, हम तो बाद में आपको पैसे दे देंगे, आप 5-7 लाख रुपए फालतू दे देंगे। बट फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी गलत चीज़ें भी हुई हैं, मेरे सामने भी है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी कंसल्टेंट का, बट ये बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं मार्केट के अंदर। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये प्रॉपर अपनी असेसमेंट कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि किसी स्टडी प्रोग्राम को करने के लिए जो फंड्स हैं आपके अगर पेरेंट्स स्पॉन्सर्स के पास नहीं है, या अगर है तो वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मीन्स कि बैंक में नहीं है, आपके पास में उनका प्रूफ नहीं है, कैश पड़े हैं घर में या रिलेटिव को उधार दिए हुए हैं, या आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं लेकिन अभी आपने डॉक्यूमेंटेड नहीं किया हुआ, तो आप वो डॉक्यूमेंटेड कर सकते हो। आपके पास जब सफिशिएंट टाइम है, आप ये पहले से ही प्रिपेयर करके चलो। अगर आपने आईएएस के एग्जाम की प्रिपरेशंस भी कर रहे हो ना, तो साथ पैरेलली यू शुड मेंटेन योर ऑल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर योर स्पॉन्सर्स। उनका जो भी इनकम के प्रूफ्स हैं, जो भी उनके फंड्स के प्रूफ्स हैं, वो जो कैश पेमेंट्स है उसको बैंक में लेकर आइए, इन टर्म्स ऑफ चाहे सेविंग्स रखिए, चाहे एफडी कराइए, चाहे आरडी कराइए, चाहे कोई और किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके काम आएंगी। जब डॉक्यूमेंटेड है आपकी इनकम, तो वही एक्सेप्टेड या आपकी एलिजिबल मानी जाएगी आपका फंड्स को सपोर्ट करने के लिए, जो आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स उसको सपोर्ट करने के लिए। तो आप जब आपके पास अवेलेबल टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, तो उसमें आप फुलफिल कीजिए, राइट। उसमें करना क्या क्या होता है, आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या बड़े भाई बहन हैं, या वो कोई भी स्पॉन्सर कर रहा है, तो मल्टीपल स्पॉन्सर्स के केस में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में हो रहा है, तो उसमें आपके स्पॉन्सर से एक तो जो फंड्स हैं वो डॉक्यूमेंटेड है कि बैंक में लेकर आइए, दूसरा जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो डॉक्यूमेंटेड कीजिए, चाहे उनका बिजनेस है, चाहे उनका फार्मिंग है, चाहे उनका कोई जॉब है प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब है, या उनकी कोई तरह की रेंटल या फाइनेंशियल अदर इनकम है, वो इनकम को आप डॉक्यूमेंटेड लेकर आइए, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स भरिए, राइट। तो वो सब जब डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा, तब वो फंड्स और वो पर्सन एलिजिबल हो जाएगा टू स्पॉन्सर योर स्टडी एंड लिविंग एक्सपेंसेस। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद क्या आता है कि 6 पॉइंट फाइनेंशियल्स ऑफ स्पॉन्सर्स एंड प्रूफ्स, जो मैं डिस्कस कर रहा था कि जो भी फाइनेंशियल्स हैं, अब उसमें क्या आता है कि मूवेबल प्रॉपर्टीज लाइक आपका जो सेविंग्स, एफडी, आरडीज, या आपके पास गोल्ड पड़ा है, या आपके पास कोई अदर शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में मूवेबल एसेट्स पड़ी हैं, तो वो सारी डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है, राइट। इसी तरह से इमूवेबल एसेट जो कि आपके स्पॉन्सर्स की वेल्थ को दिखाती है, जो कि आपके कंट्री टाइप में भी काम आती हैं, जैसे कि आपकी कोई लैंड पड़ी है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है या कमर्शियल है, तो ये सब जो इमूवेबल एसेट्स में आती हैं वो भी डॉक्यूमेंटेड है क्या नहीं। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं गांव में, उनके घर बने हुए हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके इंतकाल नहीं चढ़े हुए, तो वो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है। तो
अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी तो है बट अगर वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो उसको डॉक्यूमेंटेड कराइए, ताकि आप एक तो वहां पर अपनी इमूवेबल एसेट्स को दिखा सको कि हमारे पास इतनी इमूवेबल एसेट्स है। आप जब सीए की वेल्थ रिपोर्ट लगाओगे, वीजा फाइलिंग कॉलेज को भी सबमिट कराओगे, तो उसमें भी आपके जो कंट्री टाइप्स में ये काम आएगी, साथ में आपके स्पॉन्सर्स की वेल्थ को भी शो करेगी। तीसरा क्या बेनिफिट मिलेगा इसके साथ साथ कि अगर आपकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेड है तो आपने अगर बैंक से एजुकेशन लोन लेना है तो उसमें भी काम आएगी। कई बार क्या होता है कि आपके स्पॉन्सर्स के पास इतना फंड्स नहीं होता। सपोज यू रिक्वायर around 40 lakhs for your studies and 12 to 13 lakhs per annum for your living expenses. But आपके जो sponsors हैं उनके पास they are having only 15 lakhs in their funds and they are earning around 9 to 10 lakhs per annum as their income, which they have mentioned in their ideas. तो उस केस में क्या होता है, ऑप्शन है आप एजुकेशन लोन की तरफ जाइए। एजुकेशन लोन लेने के लिए अप टू 7.5 लाख तक तो आपको कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं है। बैंक को बैंक भी कर देता है, 7 लाख का लोन है आराम से कर देगा। आपका एजुकेशन लोन है, आपकी ऑफर लेटर के ऊपर सैंक्शन हो जाएगा। बट अगर उससे ज्यादा का लोन है तो आपकी प्रॉपर्टी को वो मॉर्गेज करेगा। एंड प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने के लिए आपके डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए प्रॉपर्टी। तो आप अपनी प्रॉपर्टीज को डॉक्यूमेंटेड करा के रखिए, जो कि आपको बैंक लोन देने में भी हेल्प देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्री टाइप रीजंस। सॉरी, तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि जो आपकी इमूवेबल एसेट्स हैं, आपके स्पॉन्सर्स की या आपके नाम भी हैं, तो जब हम ये वेल्थ रिपोर्ट बनवाते हैं उसके अंदर मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स का वैल्यूएशन का सारा मेंशन किया जाता है। तो कंट्री टाइप के रीजंस आपको असेस करने हैं कि आपके क्या क्या कंट्री टाइप के रीजंस हैं। तो वो अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पास बहुत अच्छी वैल्यू की सॉरी इमूवेबल एसेट्स है, तो उस केस में कॉलेज एज वेल एज एम्बेसी का जो वीजा ऑफिसर होगा उसको बहुत अच्छा लॉजिक मिलेगा कि आप अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के बाद अपनी कंट्री में वापस आ जाएंगे। जो प्रॉब्लम जेन्युइन स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट की आती है, जैसे कि आपने सुना भी होगा कि फलाने फलाने बच्चे का जी वीजा डाला बट वीजा रिजेक्ट हो गया, और उसमें जो रीजन आया कि आप जेन्युइन नहीं लगे, उसमें एक लाइन लिखी आ गई कि यू विल नॉट कम बैक टू इंडिया और योर नेटिव कंट्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज, दैट्स व्हाई वी आर रिफ्यूजिंग योर एप्लीकेशन। तो ये जो रीजन के पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि जो आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाया या ऑस्ट्रेलिया के केस में जो जेन्युइन स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट में आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए, या कॉलेज की प्रोसेस के ड्यूरेशन में भी कॉलेज ने आपको एडमिशन नहीं दी, उसमें भी रीजन आ जाता है कि आप उसका जीडी या जो जेन्युइन एंट्रेंट का जो उनका रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पाए, तो उस वजह से आपका ना तो एडमिशन मिल पाया, ना अगर एडमिशन मिल गया सारा कुछ फी वगैरह पे कर दे तो वीजा नहीं मिला। तो उसके जो रीजन है वो आपका कंट्री टाइप का है। आपका अगर कंट्री टाइप स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका अगर फैमिली टाइप स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका कंट्री में आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है आपके पेरेंट्स के बिजनेस की, या आपके लिए अगर आगे वो स्टडीज करने के बाद इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मेंशन किया, और वो लॉजिकल नहीं है, इन दैट केस वो कंट्री टाइप इश्यूज की वजह से आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो आपने कंट्री टाइप्स के अपने रीजंस को चेक करना है, क्या क्या है वो, आपके फैमिली टाइप्स कैसे हैं, आप में फैमिली के मेंबर्स कौन कौन हैं, वो स्ट्रॉन्ग है क्या नहीं, आपके जो फैमिली में जो स्पॉन्सर्स हैं
पर्टिकुलरली आपके जो पेरेंट्स हैं उनका जो इकोनॉमिक या सोशल स्टेटस है और इकोनॉमिक कंडीशंस है वो स्ट्रॉन्ग है क्या नहीं है इस कंट्री में, उसमें क्या क्या होगा, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे बिजनेस है चाहे उनका जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है तो बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट जॉब तो स्टेबल है क्या नहीं, उसे इनकम अच्छी जनरेट कर रही है क्या नहीं। फाइनेंशियल स्टेटस में वो क्या आता है कि आप उनके पास इमूवेबल एसेट्स की लिस्ट कितनी बड़ी है, उसमें कितनी वैल्यू की है, राइट। उसके बाद कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर क्या क्या हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर क्या क्या हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर इन फ्यूचर आ सकती है, आपके जो सिबलिंग्स हैं। तो ये सारी चीजें कंट्री टाइप या फैमिली टाइप को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ये आपने सेल्फ असेसमेंट करनी है अपनी, जो कि आपकी एसओपी और जनरल स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में भी हेल्प करती है, जिससे कि आपका वीजा रिफ्यूज नहीं होता है कि आपका कंट्री टाइप स्ट्रॉन्ग नहीं है इस वजह से हमने वीजा रिफ्यूज कर दिया, राइट। तो ये सब चीजें आपने सेल्फ असेसमेंट करनी है, उसकी तैयारी करनी है और ये रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल करनी है, और ये सारी चीजों को कंसीडर करके अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी है। अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कीजिए अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, जो कि आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। नहीं तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाइए जो कि स्टडी अब्रॉड का काम कर रहे हैं, जो कि आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, अच्छा करियर पाथ आपका दे सकते हैं, बना सकते हैं, राइट। ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर आप किसी स्टेप को करने से पहले ही सारी चीजें आप देख लेंगे ना, जो भी इसके प्रोस एंड कॉन्स है, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, तो आप बहुत बड़ी टेंशन में आने से पहले अपने आप को बचा लेंगे। टेंशन मैंने वर्ड इसलिए यूज किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स क्या होते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे फलाने रिलेटिव का बच्चा बाहर चला गया है, फलाना इसका फ्रेंड बाहर चला गया है, तो हम भी अपने बच्चे को बाहर भेजेंगे। लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है, या एकेडमिक्स उसका स्ट्रांग नहीं है, या एडमिशन तो किसी तरह से किसी कॉलेज में मिल गया किसी के थ्रू, बच्चा बाहर चला गया लेकिन वो बाहर जाकर वो स्टडीज ही कंप्लीट नहीं कर पा रहा। ऐसे केसेस मैंने सुने हैं कि बैचलर्स डिग्री करने गया, कोई आईटी की स्ट्रीम दिला दी और उसने पहले बैचलर्स जो 12th एग्जामिनेशंस कर रखा था वो आर्ट्स में कर रखा था, बट उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था आईटी सेक्टर, या उसने साइंस मेडिकल लाइन से कर रखी थी 12th अपनी, लेकिन उसको आईटी सेक्टर में आगे डिप्लोमा या डिप्लोमा रिलेटेड डिग्री में एडमिशन करा दिया, उसके बाद उसको आईटी का आई समझ आ रहा है। उस केस में क्या होगा, पेरेंट्स ने तो यहाँ एक बार फी भरी, लिविंग एक्सपेंसेस शो किए या जीएसटी वगैरह भरी, कैनेडा के केस में बच्चे को बाहर भेज दिया, बच्चे के सामने हाथ जोड़ दी कि बेटा या बेटी हमारे पास जो था हमने लगा दिया, आगे वहां जाकर अपनी स्टडी के एक्सपेंसेस खुद निकालो। उस केस में क्या होता है, बच्चा जब वहां जाता है ना तो स्टडी कर पा रहा होगा, ना उसको काम मिल पा रहा होगा, और वो डिप्रेशन में चला जाता है। और बहुत सारे केसेस आप सुन भी रहे होंगे कि जो स्टूडेंट्स के साथ हो रहे हैं, और जो अब्रॉड कंट्रीज में जो लिविंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण भी बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ से कहीं से पकड़ कर उधार पकड़ कर फी पे कर रहे हैं या लिविंग का उनका एक्सपेंसेस उठा रहे हैं, ऐसी भी कंडीशंस आ रही हैं। तो ये कंडीशंस ना आए, टेंशंस ना आए, उससे पहले ही सारी चीजों को इवैल्यूएट प्रॉपर्ली कर लें, सोच समझ कर डिसीजन बनाएं, जिससे कि आपको टेंशन ना हो किसी भी तरह की। आप अगर अपना करियर पढ़ाई के बेसिस पर बाहर बनाने जा रहे हैं तो आप विद इन टाइम फ्रेम आप अपनी स्टडीज कंप्लीट कर पाएं, ऐसी स्टडी चूज हो पाए, आपके पास इतने फंड्स हो या आपने एजुकेशन लोन कराया है तो वो अच्छा है, क्योंकि एजुकेशन लोन एकदम से भरना नहीं होता है। आपकी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद 1 ईयर का मॉनिटरिंग पीरियड भी मिल जाता है, उसके बाद आपने पे करना स्टार्ट करना होता है, 10 इयर्स तक की ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स बन जाती है। तो वो अगर लेंगे मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। तो ये सारी चीजों को कंसीडर करके ही डिसाइड करो कि आपको अब्रॉड स्टडी करने जाना चाहिए या नहीं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हम एक सर्विस शुरू कर चुके हैं करियर पाथ डिजाइन की आप लोगों के लिए, जिसमें कि हम आपका
एकेडमिक्स, आपके जो प्रेजेंट एंड पास्ट सिचुएशंस, जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है, और जो प्रेजेंट सिनेरियो है आपका, सोशल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, ये सबको कंसीडर करके इसके साथ साथ आपके प्रोफाइल को एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली सभी कुछ तरीके से जजमेंट लगाकर आपको आपके करियर पाथ के ऑप्शंस हम देंगे, जिससे कि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि कभी कुछ कर पा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका करियर स्टेबल नहीं हो पा रहा, और जब वो टाइम निकल जाता है फिर वो देखा जाता है कि ये करियर तो बन नहीं पाया, क्या करें। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स से स्टूडेंट्स खुद मिलना चाहते हैं, वो भी हमसे आगे मिल सकते हैं, या ऑनलाइन हमसे हेल्प ले सकते हैं। सेकंड, जो अगर कोई बिजनेस कर रहा है या कोई अपनी स्टडीज कर चुका है, वो जॉब कर रहा है, बट दे पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर करियर एंड दे नीड सम हेल्प टू इंप्रूव देयर करियर, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी हम उस चीज को पब्लिकली अनाउंस कर देंगे, जिससे कि आप हमारी हेल्प ले पाओ। और अगर स्टडी अब्रॉड पर्टिकुलर के लिए आप हमारे से कंसल्टेशन चाहते हैं, देन यू कैन कॉल मी अप on the number given on the screen, which is 90345 24683, and you can write to me on the email ID which is vidwanglobal@gmail.com। आप फोन कर अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझसे मिलने भी आ सकते हैं। हमारे ऑफिस लोकेशन है कुरुक्षेत्र में, एड्रेस दिया हुआ है, वहां पर आकर मिल भी सकते हैं। इसके साथ साथ स्टडी वीजा के साथ साथ हम विजिटर वीजा का भी एप्लीकेशंस लगाते हैं, तो उसके लिए भी अगर आप मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड होंगी कि आपको स्टडी अब्रॉड अगर करने जाना है तो उससे पहले आप अपने प्रोफाइल को सेल्फ असेस कर पाएंगे, एंड जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी प्रिपरेशंस कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई वीडियोस के लिए, और लाइक करें और इसको शेयर करें जो भी नीडी पर्सन्स हैं जिनके ये वीडियो हेल्प कर पाए। आशा करता हूँ कि आपका करियर अच्छा बने। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्ते।